हाय एवरीवन। सो फ्रैक्शन इन डिस्गाइज ये चैप्टर हम देख रहे थे क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी जो आई है, सेकंड बुक आई है, उसका चैप्टर 1 है। ये 3 पार्ट्स इसके ऑलरेडी देख चुके हैं, 4th पार्ट है लेंगे। सो यूजिंग परसेंटेजेस टू कंपेयर द प्रोपोर्शन, हम प्रोपोर्शंस को कंपेयर कैसे करेंगे उसके बारे में इस टॉपिक में दिया हुआ है। जैसे एक एग्जांपल है, एशा स्कोर्ड 42 मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑन एन इंग्लिश टेस्ट। इंग्लिश टेस्ट में जैसे इंग्लिश में उसको 42 मार्क्स आए हैं 50 में से। देन 70 आउट ऑफ 80 इन साइंस टेस्ट, साइंस में उसके आए हैं 70 मार्क्स, कितने में से 80 में से। सिंस शी लॉस्ट ओनली 8 मार्क्स इन इंग्लिश बट 10 मार्क्स इन साइंस, शी थिंक्स शी हैज डन बेटर इन इंग्लिश। इसमें देखो ऐसा लग रहा है जैसे 8 मार्क्स ही कम आए हैं, इसमें 10 मार्क्स कम आए हैं, है ना। 70 आए हैं 80 में से, तो उसे लग रहा है उसने इंग्लिश में बहुत अच्छा परफॉर्म किया एज कंपेयर टू साइंस। रीमा डज नॉट अग्री, लेकिन रीमा कहती है नहीं ऐसा नहीं है, तुम जो कह रही हो कि इंग्लिश में तुमने अच्छा किया है ये सही नहीं है। She argues that since Aisha has scored more marks in science, she has done better at science. Vishu thinks we cannot compare the scores because the maximum marks are different. Who do you think is correct? रीमा का कहना है कि साइंस में ज्यादा मार्क्स आए हैं, 70 आए हैं, तो इसीलिए साइंस में उसने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन विशु वहीं पर कहता है कि जब ये वाले जो मार्क्स है इंग्लिश के वो तो 50 में से हैं टोटल, और साइंस के जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 80 हैं, तो ये 50 और 80 सेम है ही नहीं, तो हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं। सो मैक्सिमम मार्क्स आर डिफरेंट, सो हाउ कैन वी कंपेयर दैट। सो इफ द मैक्सिमम मार्क्स आर सेम, कंपेरिजन बिकम इजियर। अगर दोनों ही 80 में से होते तो हम बता सकते थे, या दोनों ही 50 में से होते तो कंपेरिजन करना आसान हो जाता। फॉर दीज काइंड ऑफ कंपेरिजन वी नीड टू कन्वर्ट बोथ वैल्यूज टू परसेंटेजेस। इसीलिए हमें परसेंटेज में चेंज करना होता है ताकि हम कंपेयर कर सके प्रोपोर्शंस को। जैसे इंग्लिश में कितने आए हैं 42 आउट ऑफ 50, उसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही साइंस में 70 आउट ऑफ 100, उसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसको मल्टीप्लाई करो 42 से तो 84 परसेंटेज आ जाएगा। ऐसे ये 0 से 0 कैंसिल, और यहां पर इसको आप करो 700 आ गया, 700 को 8 से डिवाइड करना है, तो 8 8 सा 64, देन यहाँ 6 आ गया 60, फिर 8 7 जा 56, यहाँ 4 आ जाएगा, पॉइंट लगा के एक 0 लोगे तो 8 5 जा 40, ये आ जाएगा परसेंटेज। तो देखो इसमें 84 मार्क्स है और साइंस में 87.5 है, तो साइंस स्कोर एज अ परसेंटेज इज हायर देन इंग्लिश। तो हम बता सकते हैं कि साइंस में अच्छा परफॉर्म किया है। सो वी कैन कंक्लूड ईशा हैज स्कोर्ड बेटर ऑन साइंस टेस्ट। साइंस टेस्ट में ज्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं। ओके, परसेंटेजेस से कंपैरिजन आसान हो जाता है। नाउ नो योर कंटेंट, KYC की फुल फॉर्म क्या दी है, K से नो, Y से योर एंड C से कंटेंट। इसका मतलब है जैसे एग्जांपल्स के थ्रू समझाया, कोई भी सामान हम लेते हैं तो पीछे ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया होता है जिसमें बताया होता है कि क्या चीजें इस प्रोडक्ट में कितनी मात्रा में मिली हुई हैं। सो मधु एंड माधव रिसेंटली लर्नड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग लेबल्स ऑन द प्रोसेस्ड फूड बिफोर परचेज। कोई भी सामान खरीदते हो, परचेज करते हो, उससे पहले जो ये लेबल लगा होता है उसे रीड करना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। इसके बारे में मधु और माधव को पता चला। दे आर एट अ शॉप टू बाय बादाम ड्रिंक मिक्स। वो बच्चे एक दुकान पर हैं, कुछ सामान खरीदने गए, जैसे ये बादाम ड्रिंक मिक्स लेने गए हैं। दे आर लुकिंग एट 2 प्रोडक्ट्स एंड वंडरिंग विच हैज अ लार्जर शेयर ऑफ बादाम। अब ये 2 प्रोडक्ट देखते हैं, सामान सेम ही है लेकिन अलग अलग कंपनी हो सकती है, अलग अलग ब्रांड हो सकते हैं, तो दोनों में वो ये ढूंढते हैं कि बादाम किस में ज्यादा मिला हुआ है। कैन यू फिगर इट आउट विच प्रोडक्ट यूज अ स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ फूड केमिकल्स, और किसमें कम फूड केमिकल्स है, ज्यादा फूड केमिकल्स है, ये पता करना हो तो क्या आप कर सकते हो। इट इज इजियर टू कंपेयर द प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को अगर कंपेयर करना है तो इजी तब होता है जब हम इंग्रेडिएंट्स मतलब जो भी सामान इसमें मिला है, जैसे शुगर हो गया, मिल्क सॉलिड, बादाम पाउडर, फूड केमिकल्स, इनको हम कन्वर्ट कर दे परसेंटेजेस में। जैसे यहां हमें चेंज करके दिया है DEF, यानी ये वाला, ये फर्स्ट वाला जो प्रोडक्ट है, इसमें 99, ये वाला जो सर्कल मैंने किया है शुगर यानी चीनी कितनी है, सो 99, कितने में से 99, टोटल वेट दिया हुआ है 150 ग्राम। सो 150 कितने है, शुगर का वैल्यू क्या, 99। सो 99 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100। 100 क्यों, परसेंटेज में चेंज करना है, इसीलिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर यहाँ पे 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, 3 1 जा 3,
3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब 33 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 66%। इसका मतलब 100% जितना भी ये टोटल इसका वेट है डीईएफ का, उसमें से 66% तो सिर्फ क्या है, शुगर है ना। ऐसे ही हम इसका निकाल सकते हैं, जैसे 400% वेट है और शुगर इसमें कितना है, 272 ग्राम। तो कैसे निकालेंगे, 272 डिवाइडेड बाय 400, क्योंकि ये टोटल है, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 25 26 27 38, 4 8 जा 38, 32। तो 68%, यानी कि इसमें शुगर कितना कंटेन हो रहा है, 68%, और इस वाले में शुगर कितना है, 66% टोटल का, है ना। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किसमें कितना इंग्रेडिएंट मिला हुआ है। तो ये टेबल फॉर्मेट में हमें कंप्लीट करने को दिया हुआ है। सो हियर ही इज सेइंग मे बी दे शुड कॉल इट शुगर ड्रिंक मिक्स। इसे शुगर ड्रिंक मिक्स कहना चाहिए, क्योंकि देखो इसमें 66% और इसमें 68%, इतना मतलब आधे से भी ज्यादा तो इन्होंने चीनी मिला रखा है। या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर कंटेंट, इसीलिए हमें कंटेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। हम जिसे बादाम ड्रिंक समझ के ले रहे हैं, उसमें बादाम तो आधे से भी कम मात्रा में है, क्योंकि कुछ तो अभी इसमें मिल्क सॉलिड भी होगा और फूड केमिकल भी होगा। बादाम पाउडर की वैल्यू बहुत कम होगी। सो चेक इफ परसेंटेजेस ऑफ ईच प्रोडक्ट एड अप टू 100। तो इन सबके परसेंटेज निकालने हैं कि कौन सा कितनी मात्रा में हो, और टोटल करके देखना है कि 100 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम एक एक प्रोडक्ट का देखते हैं, जैसे डीईएफ का दिया हुआ है। तो इसमें जैसे मैंने 66% क्या निकाला, शुगर 99 है, टोटल कितना है 150। तो 99 डिवाइडेड बाय 150 और मल्टीप्लाई में 100। तो ये मैंने सॉल्व करके दिखाया, 66 आया। वैसे मिल्क सॉलिड इसमें कितना है, 30। तो 30 डिवाइडेड बाय 150 इंटू में 100 परसेंटेज निकालना है। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 20 जा 100 होता है, तो 20%। ऐसे ही 12 डिवाइडेड बाय, ये 12 हमने क्यों किया, क्योंकि बादाम पाउडर इसमें 12 है। तो 12 डिवाइडेड बाय 150 इंटू में 100। नीचे हमें टोटल लिखना है, ये जो 150 है, ओके। फिर ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब ये 4 का मल्टीप्लाई 2 से करो, 4 2 जा 8%, ओके। ऐसे ही सारे आप कैलकुलेट कर लोगे। 9 का भी हम ऐसे ही करेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100 तो आ जाएगा 6%। ये सबका आप टोटल करो, 66 28 और 6, तो आप देखोगे टोटल कितना आ रहा है, 100%। मतलब ये सारा 100% अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसमें इसकी वैल्यू है 66%, मिल्क सॉलिड है 20%, बादाम पाउडर देखो कितना कम है, सिर्फ 8%, राइट। अब दूसरे वाले का ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, मैंने यहां पर आपको दे दिया, जैसे 272 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100, ओके, 68%। फिर 64 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100, फिर 40 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100, और 24 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100 परसेंटेज में आ जाएगा। अब इसको टोटल करके देखोगे तो 100% आ रहा है। यही हमसे पूछा था, यहाँ मैंने फिल करके दे दिया है। तो क्या सभी परसेंटेजेस 100 हो रहे हैं टोटल करने पे? यस। इसको करो या इसको करो, टोटल टोटल कितना आ रहा है, 100% आ रहा है। मतलब पूरे सामान का 20% मिल्क सॉलिड है, 8% बादाम पाउडर है डीईएफ में, और ये दूसरी वाली जो ब्रांड है उसमें 10% बादाम पाउडर है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। अब किसी से हमें कंपेयर करना है और बताना है कि परसेंटेजेस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। परसेंटेज आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द रेट ऑफ चेंज, कि कितना चेंज हुआ है। जैसे हम बोलते हैं ना, इस साल इतने परसेंटेज आए हैं, तो पिछले साल के कंपैरिजन में कितना कम हुआ है या ज्यादा हुआ है मार्क्स हमारे। तो वो हम कैसे पता करते हैं, वही चीजें इसमें आपको जानने को मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सपोज द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ टमेटो 3 years अगो वॉज 30 रुपी। मान लो 1 किलो टमाटर की कीमत 3 साल पहले 30 रुपए थी। 30 रुपए में 1 किलो टमाटर था 3 साल पहले। अब जो है नाउ ये 42 रुपए का है। मतलब 1 केजी टमाटर पहले था 30 रुपए का, अब है 1 केजी टमाटर 42 रुपीज का। ठीक है, ये 3 साल पहले की वैल्यू है। द इंक्रीज इन प्राइजेस 12 रुपी। तो कितने रुपए बढ़े, 12 रुपए बढ़े। पहले 30 थे, अब 42 है, तो 42 में से 30 माइनस करो, यानी कि 12 रुपीज बढ़े हैं। अब ये जो 12 रुपीज बढ़ा है, तो हम कैसे बोलेंगे कितना परसेंट बढ़ा है। तो कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला यहाँ पर आप देख सकते हो। परसेंटेजेस इंक्रीज का मतलब होता है कि ये फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ इंक्रीज, कि कितना अमाउंट बढ़ा है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल जो अमाउंट है हमारा, जो जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो, और मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो कितना अमाउंट बढ़ा है, अब ये देखो परसेंटेज इंक्रीज को मैं लिखती हूं PI, देन अमाउंट कितना बढ़ा है, तो 42 माइनस 30,
है ना, दोनों जो ये अभी का और पिछले साल का माइनस कर दो, और नीचे जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं मतलब पिछले साल का 3 साल पहले का, तो नीचे आएगा 30 और इनटू में 100। तो कितना बड़ा 42 में से 30 गया तो 12 डिवाइडेड बाय ये 30 एज इट इज और इनटू में 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 3 1 और 3 4 12, 4 मल्टीप्लाई ये 10, यानी कि 40% अमाउंट जो है प्राइस जो है टमाटर का वो 3 साल पहले के कंपैरिजन में बढ़ गया है। ओके, सो वी से यहाँ पे देखो लिखा है प्राइस ऑफ टमेटोज इंक्रीज बाय 40% ओवर लास्ट 3 ईयर, कि पिछले 3 सालों में टमाटर के प्राइस जो है 40% तक बढ़ गए हैं। क्लियर है कैसे निकालते हैं? अब ऐसे ही ये इंक्रीज हुआ है ना, प्राइस बढ़ गया है। अगर प्राइस कम होता किसी चीज का तो फिर कैसे निकालते? एवरेज फुटफॉल इन दिस थिएटर बिफोर कोविड वाज 160, नाउ इट इज जस्ट 100, द डिक्रीज इन फुटफॉल इज 60। यहाँ पर एक थिएटर का आपको डेटा दिया है कि किसी थिएटर में कोविड से पहले 160 लोग मान लो आते थे, फुटफॉल मतलब कितनी संख्या में लोग आते थे, अब 100 आ रहे हैं, तो कितने कम हुए? क्योंकि देख रहे हो यहाँ 160 बड़ा है और 100 छोटा है, तो कितने कम हुए? तो पहले अमाउंट ऑफ डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, तो अमाउंट ऑफ डिक्रीज कितना कम हुआ? तो 160 माइनस में 100, अब 100 है, पहले 160 थे, अब किससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं? पिछले वाले से, तो 160 नीचे आएगा, जिससे हम कंपैरिजन करते हैं ओरिजिनल अमाउंट नीचे आता है बेस में, और मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि हम डिवाइड वो परसेंटेजेस निकाल रहे हैं। 160 में से 100 गया तो आ गया 60 डिवाइडेड बाय 160, ओके, और इनटू में 100। इसको सॉल्व करोगे आप, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। अब 3 को मल्टीप्लाई करो 100 से तो 300 आ जाएगा, इसको 8 से डिवाइड करो तो 3 8 जा 24, यहाँ आ जाएगा 6, फिर 8 7 जा 56, यहाँ आ जाएगा 4, डेसिमल लगाएंगे, एक 0 लेंगे, 8 5 जा 40, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 37.5%, ये आ गया। यानी फुटफॉल कितना डिक्रीज हुआ है कोविड के बाद? डिक्रीज बाय 37.5%। ठीक, तो ऐसे हम डिक्रीज निकालते हैं, इंक्रीज निकालते हैं। जो मेन चीज यहाँ पर थी फॉर्मूला, वो मैंने आपको समझा दिया है। इंक्रीज यानी कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ है डिवाइडेड बाय बेस, जो जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और डिक्रीज यानी कितना अमाउंट कम हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल, मतलब बेस वाला ईयर जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इनटू 100। नाउ नेक्स्ट है एग्जांपल 3, डू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स मीन द सेम थिंग। ये वाला और ये वाला जो स्टेटमेंट है, क्या दोनों का मतलब सेम है? यहाँ दिया है पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टेट इन 1991 इज 165% ऑफ दैट इन 1961। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक किसी स्टेट की बात हो रही है, इस स्टेट में 1991 में जो पॉपुलेशन है ये 165% है इसका, जितना 1961 में था, मतलब 71, 81, 91, 30 साल पहले जितना पॉपुलेशन था उसका अब 165% पॉपुलेशन अब है 1991 में है, यानी 30 साल बाद। पहले स्टेटमेंट का तो ये मतलब हो गया। दूसरे स्टेटमेंट, द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टेट हैज इंक्रीज बाय 65% फ्रॉम 1961 टू 1991। दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो 1991 में पॉपुलेशन है वो 65% बढ़ गई है, किसके कंपैरिजन में? 1961 के कंपैरिजन में। तो क्या दोनों का मतलब सेम है? हाँ, दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले वाले में अगर मैं कहूं 1961 में 100% थी मान लो पॉपुलेशन, ठीक है, अब 1991 में कितनी हो गई? 165, यानी 100 तो पहले थी, कितना बढ़ गया है? 65% बढ़ गया है, यही मतलब हुआ इसका। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि 65% बढ़ गया है एज कंपेयर टू 1961। कब बढ़ गया है? 1991 में। तो दोनों स्टेटमेंट का जो मतलब है सेम है। सो यस, बोथ मीन द सेम। सपोज मान लो कि पॉपुलेशन P है किसी भी स्टेट की 1961 में, एंड Q जो पॉपुलेशन है वो 1991 में है, ठीक है। तो ए का क्या मतलब हुआ, वो जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया वही यहाँ पे स्टेटमेंट के थ्रू करके दिखाया है। जैसे पहले का क्या मतलब हुआ, P 1961 में पॉपुलेशन थी और Q 1991 में पॉपुलेशन है। तो देखो Q इज इक्वल टू 165% ऑफ P, मतलब जितना 61 में था उसका 165%। तो यहाँ पे क्या 165% का मतलब क्या होता है? 165 डिवाइडेड बाय 100 इनटू में P आ जाएगा। अब ये 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1.65 P, यही आया। यहाँ पर Q की वैल्यू मतलब 1991 की वैल्यू। अब यहाँ B का मतलब क्या है? 65% इंक्रीज हुआ है। कितना परसेंट? 65%। तो P जितना था उसमें 65%, तो P प्लस, अब ये 65% को वही लिखोगे 65 अपॉन में 100, और यहाँ 2 के बाद पॉइंट है तो ऐसे लिखोगे इनटू में P।
ओके नाउ तो अब इसको ऐड करो, ये जो भी वैल्यू आई है इसको ऐड करो तो देखो क्या आएगा, यहां पर कुछ नहीं है मतलब 1p, 1.00, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, यहां क्या है 0.65p है ना, ये मल्टीप्लाई करोगे p से तो p में ही वैल्यू आएगी, इसको ऐड करो 5 6.1 1.65p। क्लियर है? सो इन अदर वर्ड्स पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इन 1991 इज 1.65 टाइम्स दैट इन 1961। मतलब जितना 1961 में पॉपुलेशन था उसका 1.65 गुना बढ़ गया है 1991 में। ओके नाउ नेक्स्ट देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट लॉस निकालते हैं कि इतने का सामान खरीदा, इतने में बेचा तो कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। सो यू मे हैव एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग समथिंग, स्नैक्स, ग्रोसरीज, क्लॉथ्स, टॉयज एटसेट्रा। वेरी ऑफन द शॉपकीपर कोट्स अ प्राइस एंड आफ्टर सम बार्गेनिंग द कस्टमर पेज द नेगोशिएटेड अमाउंट एंड बाइज द आइटम्स। देखो कभी कभी क्या होता है, आपने कभी कोई सामान खरीदा होगा जैसे स्नैक्स लिया या कोई भी कपड़े खिलौने, सो हमेशा शॉपकीपर जो है कुछ प्राइस आपको बताते हैं, फिर बार्गेनिंग मतलब मोल भाव करते हैं कस्टमर, उसके बाद नेगोशिएशन होता है। नेगोशिएशन मतलब कि एक प्राइस पे वो लोग अग्री होते हैं फिर खरीद लिया जाता है ना। सो वी कॉल द प्राइस कोटेड बाय शॉपकीपर। जितना प्राइस शॉपकीपर, मान लो आप एक पेन खरीदने गए और शॉपकीपर ने आपको बोला ये पेन 10 रुपए का है, तो ये 10 रुपए क्या है, मार्क्ड प्राइस, ठीक है, इसे एमआरपी कहते हैं, मार्क्ड प्राइस। जितना प्राइस शॉपकीपर ने बताया जो प्रोडक्ट पे लिखा है वो हो गया मार्क प्राइस। नाउ प्राइस द कस्टमर पेज आफ्टर अ डिस्काउंट। अब हमने बोला अंकल 10 रुपए तो नहीं है मेरे पास, 8 ही रुपए हैं या 9 ही रुपए हैं, तो आप थोड़ा कम कर दीजिए। तो मान लो उन्होंने आपको डिस्काउंट दे दिया, जितना कम करके दिया, अब 9 रुपए में बेचा, तो ये 9 रुपए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। एक्चुअल दुकानदार ने कितने में बेचा, तो 9 रुपए में, तो उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। ऑल्सो द प्राइस शॉपकीपर पेड टू परचेज दैट आइटम इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। अब 9 रुपए में उसने आपको दिया, या यहां पर कर लो 8 रुपए, 9 रुपए में उसने आपको दिया है ना। अब शॉपकीपर ने कितने में खरीदा होगा कि आपको 9 रुपए में बेचा? ऐसा तो है नहीं कि वो खुद 9 रुपए में खरीद के लाया होगा और 9 रुपए में आपको बेच दिया होगा, ऐसा नहीं है ना, उसको कुछ तो मार्जिन मिलेगा। तो मान लो वो 8 रुपए में वो पेन खरीद के लाया था, ठीक है, तो पहले वो 2 रुपए ज्यादा रख के बेच रहा था, मतलब 10 रुपए का, लेकिन क्योंकि आपने डिस्काउंट मांगा आपको उसने 9 रुपए में दिया, तो उसको कितने में पेन पड़ा था, 8 रुपए में। समझे आप, वो 8 रुपए में लाया था, तो 8 रुपए क्या है, कॉस्ट प्राइस है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं एक बार और बता देती हूँ, सॉरी बहुत ज्यादा खिचड़ पिचड़ कर दिया। कॉस्ट प्राइस 8 रुपए, मतलब शॉपकीपर यहाँ दुकानदार जो है वो खरीद के लाया कितने में, 8 रुपए में, उस डिब्बे पे लिख दिया 10 रुपए, ठीक, कि ये 10 रुपए का है, 8 रुपए में लाया, 2 रुपए एक्स्ट्रा जोड़ के उसने रख दिया, क्योंकि लाया है, दुकान उसकी है, तो कुछ तो कमाएगा ना वो, तो ये होता है एमआरपी, मार्क्ड प्राइस, ठीक है। अब आपने कहा नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़ा डिस्काउंट दे दो, ये मैं एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, पेन पेंसिल पे तो वैसे भी प्राइस कम नहीं होते, तो अब उसने कहा कि ठीक है मैं आपको 9 रुपीज में दे रहा हूं, ओके 9 रुपीज, तो ये क्या हो गया शॉपकीपर के लिए एक्चुअल सेलिंग प्राइस। ओके क्लियर है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। नाउ यही चीजें यहां दी थी। लेट अस सी हाउ दीज लेबल्स आर रिलेटिव टू द कॉन्टेक्स्ट थ्रू एन एग्जांपल। अब एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है। पिक्चर बिलो, एक पिक्चर के थ्रू शो द जर्नी ऑफ अ स्वेटर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर एंड व्हाट द कॉस्ट प्राइस, द मार्क्ड प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस मीन इन ईच स्टेप। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यही एग्जाम्पल स्वेटर के थ्रू आपको समझाया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अभी एक फैक्ट्री है जहां पे स्वेटर बन रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब यहां तो बन ही रहा है एक्चुअल में। अब होलसेलर इससे खरीदेगा। होलसेलर कौन होते हैं, जो बड़ी मात्रा में खरीदते हैं, ठीक है। होलसेलर ने खरीदा तो होलसेलर को स्वेटर कॉस्ट कितना पड़ा, 230 रुपए। मान लो एक स्वेटर उसने 230 रुपए में खरीदा, वो 230 में लाया, अब उसने उस डिब्बे पे कितना लिख दिया, 255। मान लो एक स्वेटर का पैकेट था, वो 230 रुपीज में खरीद के लाया। अब ये कस्टमर को 230 में थोड़ी बेचेगा, कुछ तो प्रॉफिट कमाएगा ना, तो उसने इस बॉक्स पे लिख दिया 255, मतलब मार्क्ड प्राइस, उस पे लिखा कितना है। लेकिन ये कस्टमर क्या कुछ भी इससे मोल भाव नहीं करेगा, करेगा नेगोशिएशन करेगा कि नहीं 255 तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम कर लीजिए। तो ये क्या कहेगा शॉपकीपर, ठीक है मैं आपको 253 में लगा दूंगा एक स्वेटर, है ना। तो 230 में लाया है, 253 में वो बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस एक्चुअल में सेल उसने कितने में किया, 253 में। क्लियर है यहां तक। इसी को आप आगे और समझोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब होलसेलर से रिटेलर ले आया, ये वाला व्यक्ति जाके ले आया, इसको कितने में पड़ा वो स्वेटर, 253 में, है ना। ये सेल कितने में करा था इस व्यक्ति ने, 253 में। तो इस रिटेलर के लिए ये स्वेटर कितने का आया, कॉस्ट कितने का आया,
253 का। अब मतलब वो 253 उसके लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। अब वो लाके स्वेटर पे कितना लिख देता है, 310 रुपीज, मतलब मार्क्ड प्राइस। अब हमारे जैसे कस्टमर जाते हैं, प्राइस जो लिखा होता है पैकेट पे हम देखते हैं 310, तो हम कहते हैं नहीं नहीं ये तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम कर लीजिए। तो कहता है ठीक है मैं आपको 300 में दे दूंगा, उसने 10 रुपीज कम कर दिए। तो एक्चुअल उसने कितने में बेचा, सेलिंग प्राइस उसके लिए क्या हो गया, 300 रुपीज। ठीक है, तो यही आगे मतलब जो जितने में बेचते हैं वो आगे चल के कॉस्ट प्राइस बन जाता है, फिर उस पर हम ज्यादा बढ़ाकर लिख देते हैं, फिर कस्टमर कम कराता है तो डिस्काउंट देते हैं, और ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस होता है। तो आई होप कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस आपको समझ में आया, सीपी और एसपी। यहाँ एग्जाम्पल दिया है किशन लाल एक रिटेलर है जो होलसेलर, जो बड़े विक्रेता होते हैं ना, उनसे सामान खरीद के लाया। उसने स्वेटर खरीदा फ्रॉम अ होलसेलर एट अ प्राइस ऑफ 300। मान लो 300 पर स्वेटर किशन लाल ने खरीदा, ठीक है, और मार्क्ड प्राइस ही कोट्स हिज कस्टमर इन 480। अब एक स्वेटर वो 300 में लाया, उस पैकेट पे उसने एक चिट चिपकाई और उस पे लिख दिया 480, क्योंकि जितने में लाया उतने में तो बेचेगा नहीं। अब कस्टमर के लिए उसने 480 लिख दिया। नाउ फिर से बार्गेनिंग करेंगे कस्टमर कहेंगे नहीं नहीं 480 तो आप बहुत ज्यादा दे रहे हैं, तो वो कहेगा ठीक है मैं आपको इस पे 50 रुपीज कम कर देता हूं, ठीक है। तो कितने में बेचेगा, 50 माइनस कर दो, यानी 430 में बेचेगा। तो 430 क्या हुआ किशन लाल के लिए, सेलिंग प्राइस है ना। तो 430 इज द सेलिंग प्राइस। नोटिस दैट सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। हमेशा कॉस्ट प्राइस क्या है, जितने में वो सामान खरीद के लाया, है ना, और सेलिंग प्राइस क्या है, जितने में वो सामान बेचा। तो कॉस्ट प्राइस ये है और सेलिंग प्राइस ये है, जितने में खरीदा और जितने में बेचा। तो बेचने वाला प्राइस हमेशा ज्यादा होगा, बड़ा होगा। क्यों, तभी तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो दुकान कैसे चलेगी। इसीलिए उसको प्रॉफिट कितने का होगा, ज्यादा होगा तो प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट कितने का होगा। तो उसने बेचा कितने में, 430 में। वो लाया कितने में था, 300 में। यही हमने पढ़ा, तो माइनस करो, 300 तो उसने दिए थे ना, और 430 में बेचा, यानी कि उसको 130 रुपए का फायदा हुआ। यही क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया, सेलिंग प्राइस मतलब जितने में सामान बेचा माइनस कॉस्ट प्राइस। अच्छा, अब मान लो कभी कभी क्या होता है, कोई सामान बिक नहीं रहा होता दुकान में, तो फिर दुकानदार क्या करता है कि अरे इसको निकालना है, चलो नुकसान सह लेते हैं, बेच देंगे। मान लो 300 रुपए का वो लाया, 300 रुपए में लाया था, ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया। उसने पैकेट पे कितना लिखा था, 480 रुपीज। अब 3 साल हो चुके, सामान बिक ही नहीं रहा, तो 3 साल बाद कोई कस्टमर आया, उसको ये स्वेटर पसंद आ गया मान लो। तो अब वो कस्टमर कह रहा है लेकिन आप इसके प्राइस बहुत ज्यादा बोल रहे हो। वो कहता है कि मुझे 200 में दे दो, तो 200 तो बहुत कम होगा। और लेकिन उस दुकानदार के मन में अरे इसको तो निकालना है, थोड़ा लॉस में ही ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। मान लो उसको 200 में ना देते हुए वो कहता है कि 250 में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अब इसमें देखो ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, कौन सा बड़ा है, कॉस्ट प्राइस में ज्यादा हो गया। मतलब उसने खरीदा ज्यादा में था और बेचा कम में है, तो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लॉस होगा, है ना। तो जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो ये लॉस होता है। तो लॉस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस, अब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है उसमें से सेलिंग प्राइस माइनस करो। तो कॉस्ट प्राइस था 300 रुपए का और उसने बेचा 250 रुपए में, यानी कि 50 रुपए का उसे नुकसान हुआ, लॉस हुआ। आई होप आपको प्रॉफिट और लॉस क्लियर है ना, वही यहाँ पे समझाया गया है। फाइंड आउट परसेंटेज प्रॉफिट किशन लाल मेड ऑन दिस स्वेटर, कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ। तो जैसे 130 रुपए उसने कमाए थे, मैंने प्रॉफिट वाला एग्जांपल आपको बताया कि 300 का उसने खरीदा था ये वाला, और 430 का बेचा, तो प्रॉफिट उसको कितने का हुआ था, 430 माइनस 300 यानी 130 रुपए। अब हमें देखना है कि कितना परसेंट प्रॉफिट उसने कमाया। तो कैसे इसको करेंगे, वही यहाँ पे कहा गया है। 130 उसने ज्यादा में बेचा, कितने के कंपैरिजन में, 300 का तो स्वेटर था ही जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई में 100, तो ये 0 से 0 ये दोनों कैंसिल, 130/3 आएगा। इसको आप डिवाइड करोगे यहाँ पर, तो देखो क्या आंसर आ रहा है, 3 से डिवाइड करने पे, 3 4 जा 12, 13 में से 12 गया 1, 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा, फिर डेसिमल लगाओगे 0 आएगा, तो 43.33 ये रिपीट होता है। सो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। नाउ फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर। ये जो हमने डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस देखे कि मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या था, सेलिंग प्राइस क्या था, फिर होलसेलर के लिए क्या था, तो इनका प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है ना, या जो भी प्रॉफिट है या लॉस है वो निकालना है। तो पहले ये करते हैं, फिर ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, संभवी वाला, और इसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। तो पहले ये देख लेते हैं। तो इसमें मैन्युफैक्चरर जो है उसका कॉस्ट प्राइस है 230 रुपए और सेलिंग प्राइस है 253 रुपीज। तो प्रॉफिट कितना हुआ,
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 23 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 23 डिवाइडेड बाय टोटल, यानी कितने में बेचा उसने, कॉस्ट प्राइस 230, इंटू में 100, परसेंटेज निकालना है हमें। ये 0 से 0 कैंसिल, 23 से 23 कैंसिल, तो 10%, यानी 10% का प्रॉफिट हुआ किसको, मैन्युफैक्चरर को। ये कहां से लिखा है मैंने, कॉस्ट प्राइस 230 रुपए और सेलिंग प्राइस 253 रुपीज, ये रहा। कॉस्ट प्राइस 230 एंड सेलिंग प्राइस 253। ऐसे ही अब इसका निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस 253 और सेलिंग प्राइस 300, है ना। तो ये रहा, यहाँ पे देख सकते हो, कॉस्ट प्राइस 253 एंड सेलिंग प्राइस 300। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, 47 रुपीज। परसेंटेज निकालना है प्रॉफिट का, तो 47 डिवाइडेड बाय 253 इंटू में 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो 18.58% आ जाएगा। ना संभवी वाला क्वेश्चन देखते हैं। उसके पास एक स्टेशनरी शॉप है जिसमें वो 200 पेजेस की एक नोटबुक को 36 रुपए एक नोटबुक का उसका कॉस्ट पड़ता है। वो कॉपी लाती है अपनी दुकान में रखने के लिए, तो 36 रुपए का एक कॉपी उसको पड़ता है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, 36। अब जब वो बेचती है तो एक कॉपी पे उसको 20% का प्रॉफिट होता है। यहाँ प्रॉफिट मार्जिन दिया है, मतलब जितना भी प्राइस है ना उसका 20% वो बढ़ाकर बेचती है, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमें ये निकालना है इसमें, फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो कैसे करेंगे इसको, 200 तो 36 रुपए तो हमारा कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है 20%, यानी जितना भी प्राइस है उसका 20% बढ़ाकर बेचती है, उसका मतलब कॉस्ट प्राइस का 20% बढ़ाना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस यानी 36 रुपए तो है ही, प्लस वो कितना बढ़ा के बेच रही है, 36 का 20% का मतलब मल्टीप्लाई, है ना, 36 का 20%, इतना वो बढ़ाकर बेच रही है। 36 कॉस्ट प्राइस है और कॉस्ट प्राइस का 20%। तो इसको सॉल्व करो, 2 से ये कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा 10, 36 को 5 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 5 7 जा 35, ये 1, ठीक है, तो डेसिमल लगा के 0, 5 2 जा 10, यानी 7.2 रुपीज वो ज्यादा बेच रही है। ये हमने सॉल्व किया तो क्या आया, 7.2, यानी 36 रुपीज कॉस्ट प्राइस था और प्रॉफिट वो कितना 7.2, यानी टोटल करोगे तो 43.20 पर नोटबुक उसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। नाउ अब क्रेयन बॉक्स है, कलर का बॉक्स है, 50 रुपीज पर बॉक्स, ठीक है, सेल करती है वो, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है 25%, मतलब इस 50 रुपए में 25% तो क्या मिला हुआ है, प्रॉफिट है। तो अब बताना है कि उसने कितने में खरीदा होगा, बाय यानी कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला होगा, तो देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमें दिया है 50 रुपए, है ना, और प्रॉफिट मार्जिन 25% है। तो सेलिंग प्राइस क्या है, यानी जितने का सामान था उससे 25% ज्यादा पे बेचा है, तो टोटल सेलिंग प्राइस का परसेंटेज कितना हो गया प्रॉफिट का, 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस, है ना। तो इसको हम कैसे फॉर्मूला में चेंज करेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ऑफ कॉस्ट प्राइस। क्लियर है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमें 50 दिया है तो इसकी जगह 50 रख दो, इज इक्वल टू 125 अपॉन में 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। क्लियर है। अब ये यहाँ डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में, है ना। तो कैसे हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 125। अगर ऐसा नहीं करना है आपको तो ये वाला हम हटा देते हैं। ये देखिए क्या करेंगे, ये 2 0 है तो डेसिमल लगा दो, 50 इज इक्वल टू क्या होगा 1.25 इंटू सीपी, यही आ रहा है। अब सीपी के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, 50 के नीचे आ जाएगा, यानी 50 डिवाइडेड बाय 1.25, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये सॉल्व करोगे आप तो आंसर आ जाएगा 40 रुपीज पर बॉक्स। ओके, कॉस्ट प्राइस इस तरीके से निकाल लेंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राइस का स्टॉक है, रघुस प्रोविजन स्टोर इज गेटिंग ओल्ड। एक चावल की बोरी है या चावल का स्टॉक है, इस दुकान में पुराना होते जा रहा है। ही हैड परचेज द राइस एज 35 रुपीज पर केजी। 1 केजी चावल मान लो 35 रुपए में रघु ने खरीदा था। अब उसको स्टॉक क्लियर करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कोई सामान पुराना होने लगता है तो कम में भी बेच देते हैं, तो उसको वो स्टॉक को क्लियर करना है। तो उसने 10 केजी चावल 300 रुपए का बेच दिया, ठीक। 1 केजी चावल उसने 35 रुपए का खरीदा था, 10 किलो चावल उसने 300 रुपए का बेच दिया, तो लॉस का परसेंटेज हमें निकालना है। तो अमाउंट रघु हैड पेड टुवर्ड बाइंग 10 केजीज ऑफ राइस। तो पहले 10 किलो चावल उसने खरीदा कितने में होगा, 1 किलो 35 रुपए का है तो 10 केजी कितना होगा 10 इंटू 35, यानी 350 का उसने खरीदा होगा। ये डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा 350 रुपीज, लेकिन उसने बेचा कितने में 300 में, यहां तक, ठीक है, सेलिंग प्राइस 300।
तो हमें बताना है कितने का लॉस हुआ, ये वाला लॉस हुआ है ना। सो 350 माइनस 300 यानी 50 रुपीज का लॉस हो रहा है, लेकिन हमें परसेंटेज में बताना है। तो 50 डिवाइडेड बाय 350 मतलब जितना टोटल है, ठीक है, और इंटू में 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 1 जा 5 7 जा 35, 100 को 7 से डिवाइड करो तो 14.28% इसका आंसर आ जाएगा। कुड वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड द लॉस परसेंटेज पर केजी इंस्टेड, वुड इट बी द सेम? क्या अगर हम 1 केजी का निकालते तो भी परसेंटेज सेम आता? यस, सेम आता। जैसे यहाँ पर आगे मैं करके दिखा देती हूँ। यस, वी कैन कैलकुलेट द लॉस परसेंटेज पर केजी, इट विल बी सेम। जैसे लॉस कितना हो रहा है, 1 केजी चावल उसने 35 रुपए का खरीदा था और 30 रुपए का बेचा। ये 30 रुपए हमने कैसे निकाले, 300 का बेचा है उसने 10 केजी, तो 1 केजी का कॉस्ट कितना होगा, 10 से डिवाइड कर दो, कितना आया 30, है ना। तो लॉस कितने का हो रहा है, 35 माइनस 30 यानी कि 5 रुपीज का। तो पर केजी लॉस निकालना है तो 5 डिवाइडेड बाय 35 इंटू में 100। ओके, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। फिर से आप इसको सॉल्व करोगे तो 14.28 ही आ रहा है। तो इससे ऑब्जर्व क्या करते हैं हम, वेदर वी कैलकुलेट द लॉस परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी और पर केजी, चाहे 1 किलो का निकालो चाहे टोटल का, परसेंटेज लॉस जो होगा वो सेम ही रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामला हैड प्रोक्योर्ड डेकोरेटिव वासेस एट 2650 पर पीस। एक पीस डेकोरेशन का वास है, का जो गमला वगैरह होता है वो है, तो 2650 रुपए का है। वन ऑफ द पीसेस वाज स्लाइटली डैमेज, एक पीस उसमें से बिल्कुल डैमेज्ड है। शी डिसाइडेड टू सेल इट एट अ लॉस ऑफ 18%। उसने सोचा कि जितने का उसने खरीदा है उससे 18% लॉस पे ही बेच देगी वो। हाउ मच विल शी गेट बाय सेलिंग दिस पीस, तो उसको कितना मिलेगा 18% लॉस पे अगर वो बेच रही है। तो टोटल कॉस्ट कितने का है, 2650 का कॉस्ट प्राइस, लॉस परसेंटेज दिया है 18%। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस वो कितने में बेच रहा है, यानी कि टोटल 100 था उसको 18 कम करके बेच रहा है ना। तो ये आ जाएगा 82, 100 माइनस 18, 82% ऑफ टोटल। ओके, क्लियर है, 82% यानी डिवाइडेड बाय 100 इंटू में टोटल का 2650 का। तो ये आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2173, यानी 2173 में वो सामान बेचेगी। ये कैसे हमने किया, आई होप क्लियर हो गया आपको। सेलिंग प्राइस कितना बोल रहा है कि 18% कम करके बेचेंगे, तो टोटल 100 है तो उसका 18 कम कर दो, यानी 82% ऑफ किसका, 82% इसका 2650। क्लियर है। अब परसेंटेज मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100। तो वो करोगे तो अब वही यहाँ पे सॉल्व करके दिया हुआ था, 82% ऑफ 2650, ठीक है। ये सॉल्व किया तो 2173 आएगा। कैसे सॉल्व किया, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब 41 को 53 से मल्टीप्लाई करो, 2173 आएगा। ओके, दिस इज द आंसर। नाउ टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दिस आर शोन। यहाँ पे दो मेथड दिए सॉल्व करने के, जो अभी मैंने क्वेश्चन आपको बताया। देखो 100% बाइंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 18% कम है, किससे, बाइंग प्राइस से। दैट इज सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 82%, मतलब 100 था उसमें से 18 कम कर दो यानी 82% इसका। तो ये सॉल्व किया 2173 आ गया। दूसरा तरीका ये है 18% लॉस हो रहा है इसके ऊपर, तो 2650 का 18% निकाल दो, है ना। इतने रुपए लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो इसमें से माइनस कर दो, 2650 में से 477 को माइनस करोगे तो 2173, यही आंसर आ रहा है। तो कितने का वो डैमेज प्रोडक्ट सेल होगा 2173 का। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। ड्यू टू हैवी रेन्स स्नेहल कुड नॉट ट्रांसपोर्ट स्ट्रॉबेरीज टू हैदराबाद फ्रॉम हिज फार्म इन पंचगनी। ही सेल्स सम ऑफ हिज स्टॉक एट 80 रुपीज पर केजी विद अ 12% लॉस। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? बारिश की वजह से जो स्ट्रॉबेरीज हैदराबाद जानी थी वो अब नहीं जा पाएंगी, तो जिसकी वजह से 80 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा गया। सेलिंग प्राइस दिया है 80 रुपए 1 केजी का, उस 80 रुपए बेचने पे 12% का लॉस हुआ है। तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस कितना था, मतलब कितने की लागत थी कि उसने 80 रुपए में बेचा फिर भी उसको लॉस हो रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो मैंने पेन वाला एग्जाम्पल आपको पहले बताया था उस तरीके से आप सॉल्व करोगे। कैसे, जैसे मैंने कहा था कि 2 पेन अगर 10 रुपए के हैं, ठीक है, ये पेन है और ये रुपीज है, तो 2 पेन 10 रुपए का, तो 1 पेन कितने का होगा, तो आपने बताया था 5 रुपए। कैसे, 10 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 रुपए आ गया 1 पेन की कीमत। अगर मैं कहूं 3 पेन कितने का होगा, तो अब 1 पेन का निकल गया है 5 रुपए ये वाला, तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से, है ना। मतलब जो यहाँ पे वैल्यू होगी उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब अगर 5 पेन का पूछूं तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है। तो वैसे ही अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखो इसका आंसर बताती हूँ। स्ट्रॉबेरी
सेल कितने रुपए में हुई? 80 रुपए में, मतलब कि सेलिंग प्राइस हमें दिया है 80 रुपए, 12% का लॉस हुआ है। इसका मतलब सामान बिका कितने में? टोटल होते हैं 100%, उसमें से 12% तो लॉस ही हुआ, 100 में से 12 माइनस कर दो, है ना? तो कितना आता है? 88% आता है। तो 88% जो है उतने में सामान बिका है, यानी सेलिंग प्राइस 88% है। तो 88% की वैल्यू दी हुई है 80 रुपीज। जैसे अभी हमने पेन का कैलकुलेट किया है ना, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 डिवाइडेड बाय 88 के नीचे आ जाएगा, जैसे अभी हमने पेन का कैलकुलेट किया था। अब कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100 होगा ना, 100% होगा, क्योंकि टोटल जितना था, मतलब 100% जितना था उसमें से 12% का लॉस हुआ है, तो टोटल 100% की वैल्यू हमें निकालनी, ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा? तो जैसे हमने 3 को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे। पेन वाले एग्जाम्पल में जैसे 3 को मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आप सॉल्व करोगे, 80 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 8000 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 88। ठीक है, तो इसको आप करोगे 8 से, तो 8 1000 आया, और 11 टाइम्स में 8 1 8 1। अब 1000 को 11 से डिवाइड करो, तो जैसे 1000 डिवाइडेड बाय 11, 11 9 99, तो 100 में से 99 गया 1, फिर आ गया 10, अब 10 भी नहीं आ रहा तो 1 0, क्योंकि ऑलरेडी एक हम उतार चुके हैं नीचे 100, फिर 9 99, फिर वही रिपीट होगा, तो 90.91 पर केजी इसका आंसर आएगा। क्लियर है यहां तक कि कैसे कॉस्ट प्राइस निकाला? हमें 88% की वैल्यू दी थी, तो हमने 100% की वैल्यू निकाल ली, कॉस्ट प्राइस तो 100 है, राइट? अब इसी में नेक्स्ट कहा गया है, यू हैव प्रोबेबली सीन परसेंटेजेस मेंशन व्हेन शॉप ऑफर्स डिस्काउंट। जैसे यहाँ पे 30% सेल या इतना % डिस्काउंट मिल रहा है, तो इस तरीके से लिखा होता है 30% ऑफ, कि 30% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट शॉप इज विलिंग टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ आइटम बाय 30%। कि मान लो 100 रुपए की चीज थी, तो उसपे 30% है वो डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 100 का 30 माइनस करोगे परसेंट 30, तो यहाँ 70 रुपए में अब वो दुकानदार जो है वो सामान बेचने को तैयार है। इसका मतलब ये होता है। ओके, नाउ अब यहां दिया हुआ है, अ यूटेंसिल स्टोर इज ऑफरिंग अ 35% डिस्काउंट ऑन द कुकर विद एन एमआरपी ऑफ 1800। एक दुकान है बर्तन की, वहां पे 1800 का एक कुकर है, उसको वो 35% डिस्काउंट में बेचने के लिए तैयार है। तो कितने में बेचेंगे वो? सेलिंग प्राइस बताओ। अगर कॉस्ट प्राइस 900 रुपए का है, 900 में वो कुकर खरीदा गया या बना हुआ है, तो बताओ तो कितना प्रॉफिट हुआ है सेल पे? तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। पहले मार्क प्राइस कितना है? 1800 रुपए। कुकर पे लिखा कितना है एमआरपी? 1800 रुपए। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं वो? 35%। तो 1800 का 35% है ना। सो कैसे निकालेंगे? ये रहा 1800 का 35%, तो 20 से 20 कट गए। अब 35 इंटू 18, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 35 को 18 से, तो आंसर आएगा 630। ठीक है, 630 ये लिखा हुआ है। मतलब 1800 की चीज थी, तो अब 630 रुपए वो डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 630 कम करके बेचेंगे। तो 1800 में से 630 आप माइनस कर दो, तो सेलिंग प्राइस अब कितना आ रहा है? 1170 रुपए। क्लियर है यहां तक? सेलिंग प्राइस कैसे निकाला मैंने? 1800 एमआरपी थी, उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर दो। शुरू में हम देख रहे थे ना कि अंकल ये पेन 10 रुपए का है, नहीं नहीं मेरे को थोड़ा सा डिस्काउंट दो, तो 1 रुपए उन्होंने माइनस किए, तो 9 का बेचा, तो 1 रुपए डिस्काउंट माइनस किए ना, तो वही यहाँ पे डिस्काउंट माइनस किया। तो जैसे हमें उन्होंने 9 रुपए में बेचा था, तो अब कुकर कितने में बिक रहा है? 1170 रुपए में। लेकिन कॉस्ट प्राइस कितने का था? अंकल को पेन कितने का पड़ा था? 8 रुपए का। वो एग्जाम्पल याद करो। तो वैसे ही कुकर का कॉस्ट प्राइस कितना है? 900 रुपए। और बिका कितने में? अब 1170 रुपए में। तो अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1170 माइनस 900 यानी 270 रुपए। क्लियर है? हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालते हैं? 270 रुपए डिवाइडेड बाय कितना? कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में, और मल्टीप्लाई 100। ये 20 से 20 कट गए, 3 3 9, 3 9 27, और 0 3 1 3, 3 3 9, और 0 30% प्रॉफिट परसेंटेज इसका निकला। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ यहाँ पर बॉक्स में दिया हुआ है, सपोज किशन लाल अचीव अ सेल ऑफ 80,000 लास्ट मंथ। आउट ऑफ दिस अमाउंट ही स्पेंट ऑन बाइंग these goods he sold last month was 48,000. The difference amount 80,000 48,000 हमने माइनस किया, तो 32,000 is called gross profit. देखो, मान लो कि सेल्स जो है 80,000 की हुई किशन लाल की, पिछले महीने में 80,000 का उसने सामान बेचा। उस 80,000 में से सामान जो खरीदा था वो 48,000 का था, तो प्रॉफिट कितना हुआ? पूरे 80,000 का बेचा तो 80,000 का प्रॉफिट थोड़ी हुआ,
उसने इतने का सामान खरीदने में खर्च भी तो किया, तो प्रॉफिट हुआ 80,000 में से 48,000 को माइनस करेंगे यानी 32,000। इस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है? अब ये इतना तो हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, जितने का सामान खरीदा, उसके अलावा भी तो दुकान में और खर्चे होंगे, तो वो सारे खर्चे डिडक्ट कर दो, मतलब कि माइनस कर दो। अदर एक्सपेंसेस ही इनकर्ड, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा, एम्प्लॉय की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दो। मान लो वो सारा खर्चा कितने का है? 8,000 का है, तो ये जो 32,000 प्रॉफिट हुआ था ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से 8,000 और घटा दो, क्योंकि ये तो सिर्फ सामान खरीदने में खर्च हुए थे ये 48,000, उसके अलावा भी खर्चे हुए 8,000, तो 32,000 में से 8,000 गया तो 24,000 जो आया, इसे कहते हैं नेट प्रॉफिट। सो इन दिस चैप्टर द टर्म प्रॉफिट रेफर्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। अभी हम सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में पढ़ रहे हैं, नेट प्रॉफिट के बारे में इस चैप्टर में नहीं बताया गया है। जैसे यहाँ दिया है, मनीषा सेल फर्टिलाइजर, शी बाइज 50 kg बैग्स एट 500 पर बैग। एक बैग फर्टिलाइजर खाद की कीमत 500 रुपए पर बैग मनीषा ने खरीदी, ठीक है। उसने 750 रुपए पर बैग का बेचा, उसमें उसको प्रॉफिट कितना हुआ? तो देखो 500 का खरीदा था, 750 रुपए का बेचा, यानी 750 में से 500 माइनस कर दो, है ना, तो 250 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ये रहा, किसके कंपैरिजन में? जितने का उसने खरीदा था, डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 1 जा 5 5 जा 25 और 0, यानी 50% का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है? नाउ ऑल्दो विद रिस्पेक्ट टू 750 अमाउंट शी हैज अर्न्ड बाय सेलिंग अ बैग, द प्रॉफिट परसेंटेज इज दिस। सो अब जैसे यहां पर मैं आपको कह रही हूं कि कितना परसेंट हुआ? 50%। तो 50% के यहाँ नीचे मैंने 500 क्यों लिखा? क्योंकि जो 250 रुपए प्रॉफिट हुआ है, किससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं? 500 रुपए का खरीदा था तो 250 रुपए का प्रॉफिट हुआ, है ना, इससे नहीं कि कितने में हमने बेचा, वही यहाँ पे कहा गया। क्योंकि इसको अगर नीचे रखोगे तो देखो परसेंटेज कितना आ रहा है? 33.33%। सो प्रॉफिट परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो बेस किस पे होता है? प्राइस द गुड बॉट व्हेन वी वांट टू नो हाउ मच प्रॉफिट डिड आई मेक कंपेयर टू व्हाट आई इन्वेस्टेड इन बाइंग द गुड्स। कितना मैंने इन्वेस्ट किया था, मतलब एक बैग खरीदा कितने में था, उससे कंपैरिजन करूंगी ना कि कितना प्रॉफिट हुआ। समझ में आया? 500 रुपए का एक बैग खरीदा था तो 250 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है यहां तक? तो इसीलिए हम नीचे कॉस्ट प्राइस को लेते हैं। अब अगर हमें अर्निंग पे निकालना हो, ये तो हो गया कि मैंने कितना कॉस्ट लगाया था तो मैंने परसेंटेज निकाला, नीचे बेस में कॉस्ट प्राइस को रखा, 500 को रखा। अब नीचे 750 कब रखेंगे? जब हमें ये पता करना हो कि कितना प्रॉफिट हुआ है जिसमें जो मैंने कमाया है सेल्स अमाउंट पे, तो फिर मैं नीचे 750 रखूंगी। ओके, सपोज इन अ मंथ शी मेड सेल्स ऑफ 1,50,000, मान लो 1.5 लाख का सेल्स किसी महीने में हुआ। द कॉस्ट ऑफ बाइंग द गुड्स वॉज 1 लाख, अगर सामान को खरीदने में 1 लाख रुपए लगे थे और 1.5 लाख की सेल्स हुई, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1.5 लाख में से 1 लाख को माइनस करो, यानी 50,000 का प्रॉफिट हुआ। मंथली एक्सपेंस मान लो, महीने का खर्चा जो है 5,000 रुपए है, तो 50,000 में से 5,000 और माइनस कर दो, ये तो ग्रॉस प्रॉफिट था ना, उसमें से 5,000 माइनस कर दो, यानी 45,000 क्या हो गया? नेट प्रॉफिट हो गया, है ना। तो मंथली रेवेन्यू जो 1,50,000 था, ये वाला जो सेल्स हुई थी, उसमें से प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया? तो 45,000 डिवाइडेड बाय हम सेल्स पे निकाल रहे हैं, तो नीचे अब कौन सा आएगा? 1,50,000। ये नहीं कि हम 1 लाख रखेंगे, अगर मैंने कितना लगाया था उससे मुझे कंपैरिजन करना है तो फिर मैं नीचे क्या रखूंगी? ऊपर तो यही रखेंगे 45,000 और नीचे क्या रखेंगे? 1 लाख। तो ये डिपेंड करता है हम किसके बेसिस पे कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस पार्ट। बाकी का चैप्टर नेक्स्ट पार्ट्स में देखेंगे, एक दो पार्ट और आएंगे, देन वी विल फिनिश द चैप्टर। यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक है, आप इस पे क्लिक करके सारे पार्ट्स देख सकते हैं। सो विल मीट वेरी सून, टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।